So, hi everyone, namaste and good morning. Welcome to one shot revision series for CA Final Indirect Taxation GST. ये हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाला रिवीजन का पार्ट रहेगा। इसके पहले के जितने भी वीडियोस रिविजनरी वाले वो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से अभी तक रिवीजन चल रहा था। नेक्स्ट टॉपिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। इस टॉपिक के अंदर रिफंड टॉपिक का रिवीजन भी इंक्लूडेड रहेगा। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो डेफिनेशन है और जो जजमेंट रहेगा वो प्राइमरली उसका पर्पस क्या रहेगा, उसका पर्पस मेन रिफंड से रिलेटेड, एक्सपोर्ट का डेफिनेशन मेनली, ठीक है। और इंपोर्ट के ऊपर रिवर्स चार्ज बेसिस पे आईजीएसटी चार्ज होता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चालू करते हैं रिवीजन। हाँ, तो नोट्स में देखिएगा सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैप्टर की जो मार्क्स एनालिसिस रहेगी वो समझ लीजिए। जनरली ये टॉपिक सिर्फ ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मार्क्स एनालिसिस है, रिफंड की मार्क्स एनालिसिस नहीं है। तो एक बार 4 मार्क्स का इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था इंस्टीट्यूट ने, बट अदरवाइज इसके बाद क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले इंपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर नॉर्मली क्या लगता है, कस्टम्स एक्ट चार्ज होता है। अलोंग विद दैट गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि आप आईजीएसटी भी पे करें बट रिवर्स चार्ज बेसिस के ऊपर पे करें, ठीक। तो ये अपना इंडिया हो गया, ठीक है। इंडिया में आप जानते होंगे ऑलरेडी, अगर पढ़ चुके हो तो 12 नॉटिकल माइल्स, 24 और 200, ये चीज़ें आपने देखी होंगी पहले भी। अब यहाँ से देखिए, अगर शिप आ रहा है, ठीक है, और वो अगर ये वाली बाउंड्री क्रॉस करता है विच इज 12 नॉटिकल माइल्स, तो वहां पे वो इंडिया में आ रहा है और इंपोर्ट बिगिंस, ठीक है। इंपोर्ट यहाँ पे बिगिन होता है, मतलब इंपोर्ट स्टार्ट हो रहा है। बट आईजीएसटी की लेवी कहां पे रहेगी, जब यहां पे देखिए ये कस्टम बैरियर से, यहां पे देखो कस्टम बैरियर है। कस्टम बैरियर जब गुड्स क्रॉस करते हैं मतलब लैंड मास ऑफ द कंट्री का हिस्सा बनते हैं, उस पॉइंट पे यहां पे आईजीएसटी की लेवी है। मतलब अगर समुद्र में सामान है तो आईजीएसटी की लेवी नहीं है। अब एक और केस समझिएगा कि यहाँ समुद्र में सामान पड़ा था, शिप में यहीं से किसी ने सेल कर दिया, ठीक है, यहीं से किसी ने सेल कर दिया, सो देयरफॉर वो इंडिया में इंपोर्ट नहीं कहलाया एंड देयरफॉर इसके ऊपर आईजीएसटी की लेवी नहीं है, ठीक है। अब अगर बाहर ही बाहर आप सेल कर दोगे, मतलब ये बाहर हो गया इंडिया के बाहर, और यहाँ से किसी और कंट्री को भी अगर आप सेल कर देते हो तो उसके ऊपर भी आईजीएसटी की लेवी नहीं है। बट अगर ऐसा हुआ कि सेल तो हुआ लेकिन ऐसे व्यक्ति को हुआ जो इंडिया में ही बैठा हुआ है, तो आईजीएसटी की लेवी रहेगी। जो लास्ट वाला व्यक्ति रहेगा ना, वो उसको इंपोर्टर बोला जाएगा एंड दैट पर्सन विल पे आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। तो आईजीएसटी इज लेविड व्हेन इंपोर्ट इज कंप्लीटेड नॉट स्टार्टेड। इंपोर्ट स्टार्ट कब होता है, जब आप 12 नॉटिकल माइल्स वाला एरिया क्रॉस करते हो। बट इंपोर्ट कंप्लीट कब होगा, जब कस्टम बैरियर्स तक पहुंचोगे और वहां पे बिल ऑफ एंट्री फाइल की जाएगी। बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन इज फाइल्ड, ये इस पॉइंट पे आपका इंपोर्ट माना जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा कि सर बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग भी तो फाइल होता है, तो उस केस में आईजीएसटी की लेवी नहीं है। जब आप वेयर हाउस से गुड्स को बाहर निकालोगे, वहां पे बाहर निकालने टाइम, तो इनटू बाउंड बिल ऑफ एंट्री फाइल करने टाइम, वहां पे जब आप बाहर निकालोगे होम कंजप्शन के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी, अल्टीमेटली उसी समय टैक्स पे करना है एंड दैट इज द पॉइंट जहां पे आईजीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है। एक बार ये मैप को अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एक बार आपका जनवरी 2021 में पूछा, इसके बाद कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया इंस्टीट्यूट ने। जीईआर लिमिटेड ऑफ जर्मनी, इसको ए बोल दो, सप्लाइज लग्जरियस कार वर्थ ₹1 करोड़ टू आईएनडी लिमिटेड, ये हो गया आपका बी। बिफोर द कार रीच्ड इंडियन पोर्ट, इंडियन पोर्ट में आने के पहले बट आफ्टर क्रॉसिंग ऑफ द टेरिटोरियल वाटर, मतलब 12 नॉटिकल माइल के अंदर आ चुका लेकिन इंडिया में एग्जैक्टली फिजिकल लैंड में नहीं आया। आईएनडी लिमिटेड ने क्या किया, उसको टीआई लिमिटेड को बेच दिया। तो अभी टीआई लिमिटेड के ऊपर स्टार लगा रहा हूं, ये बंदा लायबल रहेगा बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। टीआई लिमिटेड क्लियर द सेड गुड फॉर वेयर हाउसिंग, इसने क्या किया, इसने वेयर हाउसिंग पे डाल दिया चीजों को एंड स्टोर द सेड गुड्स इन द कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस। अब यहां तक अभी तक ना कोई भी आपकी होम कंजप्शन की बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं हुई है, तो यहां तक आईजीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है ही नहीं किसी भी ट्रांजैक्शन के ऊपर। अब क्या कर रहा है, टीआई लिमिटेड सेल्स द सेड कार फ्रॉम द वेयर हाउस टू टी2 लिमिटेड, ठीक है। अब टी2 ने क्या किया, क्लियर द सेड कार फ्रॉम द कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस, तो एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर आईजीएसटी लगेगा एंड दैट इज टी2 जब उसको क्लियर कर रहा होगा उस पॉइंट पे। तो क्वेश्चन देखो अलग अलग पूछ रहे हैं, इज जीएसटी लेविएबल ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम जीईआर, नो। Is GST leviable by IND to TI? No. Is GST leviable of supply of goods by TI Limited to T2 Limited? No. Is GST leviable on clearance of goods by T2 Limited from the custom bonded warehouse? Yes. ठीक है। अब बाकी लॉ पढ़ के आपको एक्सप्लेनेशन एग्जाम में लिखना पड़ेगा, इतना आप यस नो नहीं लिख सकते हो, बट एग्जाम्पल के लिए इसको रिवीजन में लेके रखा हुआ है।
ठीक है। अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर सेक्शन कौन से अप्लाई होते हैं? सेक्शन 5(1) ऑफ आईजीएसटी, लेवी ऑफ आईजीएसटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाई, ठीक है। सेक्शन 5(1) क्या बोलता है? आईजीएसटी इज लेविड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई। प्रोवाइजो क्या बोलेगा? आईजीएसटी लेवी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट द पॉइंट वेयर ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स आर लेविड एंड द सेड गुड्स अंडर सेक्शन 12 ऑफ कस्टम्स एक्ट चार्जिंग सेक्शन के साथ आपको लगानी है। सेक्शन 7(2) आईजीएसटी का क्या बोलता है? सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया टिल they cross the custom frontier of India shall be treated to be the supply of goods in the course of interstate trade or commerce। interstate माना जाएगा इसको, ठीक है। सेक्शन 11 ऑफ आईजीएसटी, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड इनटू इंडिया, ठीक है। 3(8) क्या बोलता है? कैलकुलेटिंग आईजीएसटी की कैलकुलेशन के लिए वैल्यू क्या रहेगी? वैल्यू सेक्शन 14 ऑफ कस्टम, मतलब वैल्यूएशन एज पर कस्टम्स, अलॉन्ग विद दैट आपको उसमें कस्टम ड्यूटी वगैरह सब कुछ जोड़ देना है, फिर लास्ट में आप आईजीएसटी कैलकुलेट करते हो, ये उसकी वैल्यूएशन होती है। और वैल्यूएशन के बहुत सारे क्वेश्चन आप कस्टम में भी देखोगे इसके। सेक्शन 3(8) ऑफ कस्टम, where the goods deposited in a warehouse under the provisions are sold to any person before clearance for home consumption or export under the said act, the value of such good for the purpose of calculating integrated tax shall be value as per 3(8) or transaction value whichever is higher। इसकी वैल्यूएशन कैसे करोगे? या तो वैल्यूएशन प्रॉपर निकाल लोगे और साथ में रहेगा ट्रांजैक्शन वैल्यू, दोनों में से जो भी हायर वाली वैल्यू रहेगी उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक। अब ये था इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब नेक्स्ट होगा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। कंडीशंस क्या है? सप्लायर आउटसाइड इंडिया हो, रेसिपिएंट इंडिया में हो और प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया हो। 3 कंडीशन यहाँ पे लागू होगी, दैट विल बी कॉल्ड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। पर्सन लायबल टू पे टैक्स, नॉर्मली आरसीएम एप्लीकेबल है, रेसिपिएंट विल पे द आईजीएसटी अदर देन ओआईडीएआर सर्विस, ठीक है। ओआईडीएआर सर्विस के में क्या होता है कि जो बाहर का सप्लायर रहेगा, फॉरेन सप्लायर, नॉन रेसिडेंट सप्लायर, उसको मैंडेटरी है कि वो इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन ले ले। इन केस ऑफ शिपिंग सर्विस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया up to custom station in India shall be paid by importer, okay। In case of importation of OIDR service by non-taxable online recipient, supplier of OIDR, भैया सप्लायर को क्या करना है? लायबल टू पे आईजीएसटी, तो उसको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जी। इन केस ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ नोटिफाइड सर्विस थ्रू इको इज लायबल टू पे आईजीएसटी। इको मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, एग्रीगेटर की बात हो रही है यहाँ पे। अब ओआईडीआर सर्विस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे नो मैनुअल इंटरवेंशन हो। जैसे कि देखो, अगर आप किसी भी व्यक्ति के रिकॉर्डेड क्लास खरीदते हो तो वहां पे सेल और वगैरह में कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, बट अगर आप लाइव क्लास खरीदते हो तो लाइव क्लास चालू होने के लिए किसी व्यक्ति का वहां पे होना जरूरी है, दैट इज नॉट ओआईडीआर। बट पेन ड्राइव क्लासेस और गूगल ड्राइव क्लासेस आर ओआईडीआर क्लासेस, ठीक है, जहां पे कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं। Supplier will have to take registration and pay tax if supply through intermediary will pay the tax। Next, export of goods। इंडिया से बाहर जब शिप जाएगा तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट, गुड्स गो बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। एक्सपोर्ट स्टार्ट कब होता है? जब आपका 12 नॉटिकल माइल से गुड क्रॉस करे, वहां पे एक्सपोर्ट स्टार्ट होता है। बट और आगे कब बढ़ेगा एक्सपोर्ट? जब गुड्स 200 नॉटिकल माइल्स को क्रॉस कर दे। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस आर ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड का मतलब क्या होगा? जीरो रेटेड का अलग से एक डेफिनेशन और वर्ड बनाया गया सो दैट उसको जीएसटी एक्ट के अंदर बहुत सारे बेनिफिट दिए जाए। दिस मीन्स दैट इवन इफ देयर इज फुल एग्जेम्पशन फॉर द सप्लाई, आईटीसी इज स्टिल अवेलेबल टू द एक्सपोर्टर। क्योंकि अगर एग्जेम्प्ट बोल देते ना तो एग्जेम्प्ट वालों को आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता। अगर आपको ध्यान होगा, आईटीसी टॉपिक अपन ने रिवाइज किया था, बेहतरीन। एग्जेम्प्ट गुड्स का सप्लाई जो है या एग्जेम्प्ट सर्विस का सप्लाई, दो सप्लाई डज नॉट गेट बेनिफिट ऑफ आईटीसी एंड देयरफॉर इसको बेनिफिट देना था तो अलग से एक टर्म कॉइन किया गया, दैट इज कॉल्ड जीरो रेटेड सप्लाई, ZRS, ठीक है। नेक्स्ट, पे आईजीएसटी। अब देखो, कभी भी गुड्स का एक्सपोर्ट होगा ना तो हमेशा एक्सपोर्टर के पास 2 ऑप्शन है। यहाँ पे लिख देता हूँ और लिख दिया है मैंने, 2 ऑप्शन है। या तो वो आईजीएसटी पे करे ऑन आउटवर्ड सप्लाई और फुल का रिफंड ले ले, या तो फिर क्या करेगा? वो एक्सपोर्ट करेगा और उसके साथ एक्सपोर्ट करेगा बट वो टैक्स पे नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर आप टैक्स पे नहीं करोगे तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आप गवर्नमेंट को एक या तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे दो या तो बॉन्ड दे दो, जिसमें आप ये लिखोगे कि अगर आपने प्रॉपर कंडीशंस कंप्लाई नहीं की होगी तो आपने जितना रिफंड लिया है ना उसका बेनिफिट आप वापस करोगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ठीक है। विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी आप ये अंडरटेक करते हो। सपोज दोनों का एग्जांपल ले लो। यहाँ पे अपना अगर 1 लाख का सामान जा रहा है तो 1 लाख का सामान सेल के ऊपर 18,000 का जीएसटी आता है जी, 18% ले लोगे तो। अब अगर मेरे पास पहले से ही से 10,000 का आईटीसी अवेलेबल था तो मैंने यूज़ कर लिया और माइनस मैंने दूसरा क्या किया? कैश से पेमेंट किया, तो टोटल मेरा 0 हो गया लाइबिलिटी। फिर मैं रिफंड कितने का क्लेम करूँगा?
रिफंड मैं क्लेम करूंगा 18,000 का ये वाले केस में। बाजू वाले केस में क्या होगा कि 1 लाख था, टैक्स पेबल इज इक्वल टू 0, बट मेरे पास आईटीसी का बैलेंस पड़ा होगा 10,000 रुपये, ये वाला, तो इसका मैं रिफंड ले सकता हूँ। रिफंड इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। इस तरीके से दो अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। मेरे को तो लगता है कि भाई सब लोग इसी में घुस जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के कंडीशंस देखो। सप्लाई ऑफ सर्विस क्वालिफाइज टू बी एन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इफ इट फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन। सप्लाई सर्विस इज सप्लाइड फ्रॉम इंडिया टू अ रेसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। इंडिया से जा रही है सर्विस, कहाँ जा रही है, टू अ रेसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई आपका आउटसाइड इंडिया होगा। कंसीडरेशन रिसीव्ड इन FCFE फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज और इन इंडियन रुपीज जहां जहां आरबीआई की परमिशन हो। तो प्राइमरीली FCFE रहेगा, फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, और जहां पे आरबीआई परमिट कर दे। अब आरबीआई ने परमिट कहां पे करके रखा हुआ है, नेपाल प्लस भूटान, अपने पड़ोसी लोग हैं, वहां पे रूपी का ट्रेड चलता है, तो आरबीआई ने प्रमोट करके रखा हुआ है। बट स्टिल आपको आरबीआई ने जिस टाइम तक पैसा वापस लाने बोला था, कंसिडरेशन का रिसीव हो जाना चाहिए इंडिया में, उस टाइम फ्रेम तक कंसिडरेशन एनी हाउ रिसीव हो जाना चाहिए। द ट्रांजेक्शन इज बिटवीन एक्चुअल सेपरेट एंटिटीज एंड नॉट मेयरली बिटवीन टू एस्टेब्लिशमेंट। मतलब अपने भाई भाई नहीं होने चाहिए, सब्सिडरी हो, अपनी होल्डिंग, वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ सर्विसेज के ऊपर एक सर्कुलर आया था गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने क्या बोला, सपोज से इंडिया में एक सप्लायर बैठा हुआ है, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठीक है। सपोज इंडिया में सप्लायर, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब अगर ऐसा हो गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा खुद फुलफिल ना कर पाए, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा 60% मैं फुलफिल कर लूंगा, और जो बाकी का 40% है वो मैं किसी और को सबलेट कर देता हूँ, ठेके पे देता हूँ कि तू भी कर दे आके 40%, उतना देखो पैसा मिल जाएगा। अब इसमें गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई ये हुआ है, गवर्नमेंट बोल रही है कि ये जो सप्लायर है इंडिया में बैठा हुआ है, इसका 100% माना जाएगा, और जो ये दूसरा सप्लायर आपने इन्वॉल्व किया बैलेंस सर्विसेज के लिए, उसको ये माना जाएगा कि उसकी सर्विस हमने इंपोर्ट कराई है। तो ये डीमिंग फिक्शन सर्कुलर के थ्रू क्रिएट किया गया है, जहां पे जो पार्ट दूसरा सप्लायर यहाँ पे दे रहा है ठेके में, उसको हम यहाँ इंडिया में लेके आ रहे हैं, इंपोर्ट के तरीके से ट्रीट किया जाएगा, और इधर एक्सपोर्ट पूरे फुल वैल्यू पे होंगी चीजें, ठीक है। तो दिस वाज द क्लैरिफिकेशन, देख लीजिएगा। स्पेशल केसेस ऑफ एक्सपोर्ट, सप्लाई टू SEZ को जीरो रेटेड माना जाएगा, हैंस एक्सपोर्ट माना जाएगा। लेकिन EOU को, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को आप इंडिया में सप्लाई करते हो, उसको एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। डीम्ड एक्सपोर्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो। एक्सपोर्ट टू नेपाल एंड भूटान, RBI अलाउस रिसीव कंसिडरेशन इन INR, इंडियन रुपीज, रुपीज वाली बात ऑलरेडी हो चुकी थी। यहाँ तक का हो गया हो तो रूल 96A पे आइएगा। बॉन्ड और LOT का प्रोसीजर क्या रहेगा, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। फर्स्ट थिंग ये है कि ये ऑप्शनल प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस क्या था कि आप चाहो तो टैक्स पे करके पूरे टैक्स का रिफंड ले सकते हो। अब अगर टैक्स पे नहीं करना है और सिर्फ ITC का रिफंड लेना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड या LOT का प्रोसेस कर सकते हो। एक्सपोर्टर शैल एक्सिक्यूट अ बॉन्ड और LOT बिफोर एक्सपोर्ट, बाइंडिंग हिम टू पे टैक्स प्लस 18% इंटरेस्ट, टैक्स प्लस 18% इंटरेस्ट विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर, जब से वो लायबल रहेगा। In case of goods from expiry of 3 months from the date of issue of invoice, if goods not exported out of India. In case of services, from expiry of 1 year from the date of issue of invoice, if payment is not received in FCFE, freely convertible foreign exchange, or rupee if RBI allows, ठीक। if tax interest not paid, facility to pay under this option not allowed, बट बाद में अलाउ किया जाएगा अगर आपने पे कर दिया तो। LUT अलाउड, अब देखो LUT और बॉन्ड में क्या फर्क होता है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आप क्या कर सकते हो अपने लेटर हेड पे, प्लेन, जैसे आपकी कंपनी ABC शिपिंग लिमिटेड, तो ABC शिपिंग लिमिटेड के लेटर हेड पे नीचे लिख के दे दो ओके, दैट इज ओके, तो ये ज्यादा भरोसा होगा, उसी का माना जाएगा। बट अगर कोई डिफॉल्टर टाइप का आदमी है जो उसने पहले कभी डिफॉल्ट किया होगा, और डिफॉल्ट की एक लिमिट भी स्पेसिफाइड लॉ में अभी अपन पढ़ेंगे, तो डिफॉल्ट कर लोगे तो मोर ट्रस्टेड डॉक्यूमेंट चाहिए, एंड द मोर ट्रस्टेड डॉक्यूमेंट इज द बॉन्ड। बॉन्ड मतलब आप प्रॉपर से स्टैम्प पेपर में बॉन्ड लिख के दोगे कि हाँ यार ऐसा ऐसा होगा, उसमें आपको कोर्ट केस भी डायरेक्टली हो सकता है, ठीक है। तो
letter of undertaking allowed to all RP registered person except who is prosecuted मतलब जिसका केस हो चुका है और वो कन्विक्ट भी हो चुका है फॉर अमाउंट इन्वॉल्विंग मोर देन 2.5 करोड़ विच इज 250 लाख रुपीज। एल्यूटीज अवेलेबल फॉर फुल ईयर, एक बार लेटर दे दिया तो पूरे साल भर के लिए वैलिड है, एक्सेप्ट विदड्रॉन ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट। ओके, इफ प्रोसिक्यूटेड मोर देन 250 लाख तो रास्ता क्या रहेगा, आप बॉन्ड दे सकते हो, एल्यूटी नहीं दे, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नहीं दे सकते, आप बॉन्ड दे सकते हो, बट 15% अमाउंट का बैंक गारंटी भी लगेगा, बैंक की गारंटी लगेगी, बैंक आपके लिए गारंटी ले ले जी। अमाउंट रिसीव्ड इन फॉरेक्स एंड इनवॉइस इन रुपीज अलाउड, जैसे मान लो कि आपने इनवॉइस रुपये में इशू कर रहे हो बट आपको पैसा अगर फॉरेन करेंसी में आएगा दैट इज एन ओके कंडीशन, रुपी पेमेंट इज अलाउड इन केस ऑफ नेपाल भूटान, ये बात हो चुकी थी पहले। हाउएवर प्रोसेस टू बी रिसीव्ड विद इन टाइम अलाउड अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, अदरवाइज टैक्स बेनिफिट हैज टू बी रिटर्न टू द एक्सटेंट ऑफ नॉन रियलाइजेशन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ये सारी कंडीशन होके चलती हैं। ठीक, अगला अपन एक्सप्लेन करते हैं जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है। जीरो रेटेड सप्लाई लॉ में डिफाइंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विस, ये एक्चुअल एक्सपोर्ट हो गया। अलॉन्ग विद अगर कोई भी एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, और या तो एसईजेड का डेवलपर खाली ऑथोराइज ऑपरेशन के लिए दे दे तो उसको जीरो रेट सप्लाई बोला जाएगा। इनके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो सप्लाई अंडर बॉन्ड विदाउट पेइंग ऑफ टैक्स दे दे, या तो सप्लाई विद आईजीएसटी पेमेंट यूजिंग कैश और क्रेडिट क्लेम, और जो आईजीएसटी पेड है उसका बाद में वो रिफंड ले ले। ये वाला पॉइंट मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, आप एक बार स्क्रीन पे देख सकते हो चाहो तो, सेम चीजें हैं। रूल बेस्ड एंड प्रोसेस बाय जीएसटी डिपार्टमेंट है, और अगर आप टैक्स पेमेंट करके फुल रिफंड लेना चाहते हो तो वो कस्टम्स डिपार्टमेंट प्रोसेस करता है। तो सीबीआईसी अल्टीमेट बॉडी कौन सी है, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स वाला जो पार्ट है ना वो जीएसटी है, एंड यहाँ पे जो है सी वो कस्टम्स का सी है। अंदर ही दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स पूरे अलग होते हैं और जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स पूरे अलग अलग होते हैं। तो अगर आप बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू चलोगे तो कौन आपका साथ देगा, जीएसटी डिपार्टमेंट देगा। बट अगर आप फुल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट की ड्यूटी पे करोगे, आईजीएसटी पे करोगे वहां पे, तो बिल ऑफ एंट्री के थ्रू आप क्लेम कर सकते हो रिफंड, बट वहां पे साथ कौन देगा, कस्टम्स डिपार्टमेंट साथ देने वाला है। ठीक, नेक्स्ट डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट में फुल एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स नहीं मिलते, बट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली, नॉट द सर्विस, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, नॉट टेकन प्लेस आउटसाइड इंडिया, बट स्टिल उसको डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। कब, अगर आपने सप्लाई ऑफ गुड्स किया एडवांस ऑथोराइजेशन के अगेंस्ट, या तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ऑथोराइजेशन के ईओयू, ईएचटीपीएस, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये सब चीज़ों को किया, या तो फिर गोल्ड का सप्लाई करे बैंक या पीएसयू अगेंस्ट डबल ए, ये पूरे जो केसेस है ये आपके डीम एक्सपोर्ट माने जाएंगे। इसमें क्या हो रहा है, नॉट टेकन आउटसाइड इंडिया, पे टैक्स ऑन सप्लाई, यहाँ पे बॉन्ड वाला केस नॉट एप्लीकेबल, लिख दो यहाँ पे बॉन्ड प्लस एलयूटी नॉट एप्लीकेबल। हाँ जी, तो एक बात करनी थी इसके ऊपर, याद आया मेरे को कि आप लोग के बहुत सारे लोगों के रिप्लाई रहते हैं कि सर नोट्स चाहिए हमको। देखो अदरवाइज जो बाकी नोट्स रहेंगे वो तो बायबल बेसिस पे रहेंगे, बट ये इस टॉपिक के पर्टिकुलर क्योंकि ये बहुत डिमांडेड टॉपिक था एंड प्लस इसके नोट्स आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं आपको फ्रीली अवेलेबल करा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में पहली लाइन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको दबाओगे तो ये आपको डाउनलोड करने का मौका मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ये टॉपिक स्पेशली, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो बेहतरीन मेहनत करके 3-4 दिन मैंने लगाया इसके ऊपर नोट्स बनाने में, होपफुली आपके काम आ जाए। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। विच कैन बी क्लेम्ड लेटर, बॉन्ड और एलओटी नॉट अलाउड। ठीक, नेक्स्ट मर्चेंट एक्सपोर्ट। मर्चेंट एक्सपोर्टर मतलब एक बड़ा एक्सपोर्टर होता है, तो छोटा वाला व्यक्ति जो कि रजिस्टर्ड है वो मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लाई कर सकता है कम रेट पे, कंसेशनल रेट पे। कोई मैन्युफैक्चरर ट्रेडर जो कि रजिस्टर्ड व्यक्ति है वो मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लाई करेगा तो उसको कंसेशनल रेट 0.1% मिल रहा है टोटल, मतलब 0.05 0.05 सीजीएसटी और एसजीएसटी। फिर मर्चेंट एक्सपोर्टर आगे उसको एक्सपोर्ट करता है। If any RP supplies goods to merchant exporter, concessional rate applicable at the rate 0.10% and credit can be availed on following conditions. Supply shall be with tax invoice, export within 90 days of invoice, invoice से 90 दिन के अंदर एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए। GSTN ऑफ सप्लायर एंड मर्चेंट एक्सपोर्टर दोनों का GSTN बिल ऑफ एक्सपोर्ट में रहना चाहिए। रजिस्टर्ड विद एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये 4 कंडीशन हो गई, तब जाके आपको कंसेशनल रेट ऑफ
आईजीएसटी पे करने मिलेगा 0.1% से जी। ठीक है, ये हो गया मर्चेंट एक्सपोर्ट। विद दैट अपने जो एक्सपोर्ट वाले डिफाइनिंग सेक्शन थे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैप्टर था वो ओवर हो चुका है, बट उसका यूसेज कहाँ पे, उसका यूसेज रिफंड में है। रिफंड्स के अंदर आपको एक्सपोर्ट का भयंकर यूसेज है, सो देयरफॉर यहाँ पे अपने को इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ना जरूरी था। चलिए 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, अभी तक का जितना भी था नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और पूरा गॉन थ्रू कर लीजिए, मार्किंग कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आपको अपना गॉन थ्रू करना है, अपने क्वेश्चंस देख लेने, अपने एमसीक्यू सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि अगर आप वो चीज़ें नहीं करोगे तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। खाली ऐसा मूवी नहीं है कि ऐसा देख लिया खाली, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अपने नोट्स जो मैं भी नीचे लिंक में दे रहा हूँ, या तो उसको प्रिंट कर लीजिए, या तो आपके पास जो नोट्स अवेलेबल हो वो उठा लीजिए, अलॉन्ग विद दैट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। वीडियो को पॉज कर सकते हो, एक टेम्पररी ब्रेक लीजिए वीडियो से और अपने नोट्स से सॉल्व करिए। चलिए अपन मूव ऑन करते हैं रिफंड्स के ऊपर। रिफंड का मार्क्स एनालिसिस देखिएगा। अभी लास्ट अटेम्प्ट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, भयंकर इजी क्वेश्चन था ये भी, और इसके पहले 9 मार्क्स। तो बीच बीच में कई बार इंस्टीट्यूट पूछती नहीं है, बट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टॉपिक को छोड़ के बिल्कुल भी जाना, एक कैटेगरी टॉपिक में ले लीजिएगा आप इसको। ठीक है, भले मार्क्स कम पूछा गया बट कॉन्सेप्चुअल वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको रिफंड के केस में ये पता होना चाहिए कि अनजस्ट एनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर। ठीक है सर, ये अनजस्ट एनरिचमेंट क्या है? अनजस्ट मतलब जो कि जस्ट नहीं है, जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है, और एनरिचमेंट मतलब बेनिफिट, पैसे का बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट विच इज नॉट जस्ट एंड नॉट जुडिशियल। ठीक है, अब ये इसकी बात हो क्यों रही है, सबसे पहले ध्यान देना आपको ये है कि अनजस्ट एनरिचमेंट की बात इसीलिए हो रही है बिकॉज जो आईडीटी है, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसके अंदर जीएसटी आता है, ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक, तो अगर रजिस्टर्ड व्यक्ति विच इज सप्लायर ये रिफंड क्लेम करता है, किससे करता है? गवर्नमेंट से करता है। ठीक है, और गवर्नमेंट उसको इसी चीज का रिफंड देगी जो इसका ओन बर्डन है, जो आपका बर्डन है, आपके ऊपर, रजिस्टर्ड व्यक्ति के ऊपर जो बर्डन है, उसी चीज का गवर्नमेंट इसको रिफंड देगी। बट सामने वाला व्यक्ति, रजिस्टर्ड पर्सन, अगर ऐसा कर रहा है कि टैक्स कलेक्ट उसने कस्टमर से कर दिया, ठीक है, तो देखो इसके 2 इनफ्लो हो गए। एक तो ये है कि इसको कस्टमर से आ रहा है, दूसरा वो गवर्नमेंट से भी रिफंड ले ले रहा है, मतलब एक अमाउंट के ऊपर 2 कलेक्शन कर रहा है वो, एक गवर्नमेंट से कर रहा है और एक यहाँ पे कस्टमर से कर रहा है। तो इसको बोलते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट। तो गेटिंग बेनिफिट इवन व्हेन द बर्डन वाज शिफ्टेड and the incident of tax was passed on to customer, hence in GST refund is credited to consumer welfare fund unless proved by the applicant that there is no unjust enrichment। तो जब भी आप रिफंड एप्लीकेशन लगाओगे, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी रिफंड का एप्लीकेशन लगेगा 2 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगेंगे। पहला ये एस्टेब्लिश कर रहा होगा कि आपको रिफंड ड्यू था, first evidence will establish कि refund was due, and the second evidence will establish that there is no unjust enrichment। तो 2 आपके एविडेंस रहेंगे, पहला एविडेंस है अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं होना चाहिए उसका रहेगा, और दूसरा जो एविडेंस रहेगा डॉक्यूमेंट, वो किस चीज का रहेगा कि रिफंड आपको ड्यू है, ये आपका क्लियर कर रहा होगा। तो नोट्स में आपको समरी एक मिल जाएगी कौन से सेक्शंस और कौन से रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहे हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन 54 रिफंड ऑफ टैक्स, सेक्शन 50 रिफंड इन सर्टेन केसेस, 56 इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड। 60 डेज का क्राइटेरिया रहता है डिले का, आपको ध्यान होगा अगर आपने पहले पढ़ा होगा ये टॉपिक, तो 60 डेज तक का टाइम गवर्नमेंट को मिलता है रिलेवेंट। जब आपका एक्नॉलेज हो जाएगा कि रिफंड मिलेगा, रिफंड ऑर्डर पास होने के बाद 60 डेज का टाइम मिलेगा। 57 कंज्यूमर वेलफेयर फंड, ये आपका अनजस्ट एनरिचमेंट से रिलेटेड है। 58 यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ करना है। अब ये रूल्स देखो, रूल्स 89 एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, ये आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इसी के अंदर पूरा चैप्टर टिका हुआ है। फिर आपका 90 एक्नॉलेजमेंट, 91 ग्रांट ऑफ प्रोविजनल रिफंड, ऑर्डर ऑफ सैंक्शन, ये प्रोसीजर रहेगा पूरा। चलिए ठीक है, सेक्शन 55 सबसे पहले केसेस वेयर रिफंड परमिसिबल। एक क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है केसेस वेयर रिफंड परमिसिबल। सबसे पहले देखो कहाँ कहाँ पे आपके टोटल नोट्स में 11 केसेस है जहाँ पे रिफंड परमिसिबल रहेगा। आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट सप्लाई टू एसईजेड,
unutilized ITC in case of export supply to SCS without payment of IGST, और also in case of inverted duty structure। inverted duty structure का मतलब क्या होता है कि जो आप सामान परचेस करते हो उसका टैक्स रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो सामान सेल करते हो उसके टैक्स रेट से। सपोज से हम एक आइटम बनाते हैं, कुछ भी आइटम मान लो, जूता मान लो, बैग मान लो। अगर आप बैग बनाते हो तो बैग सेल करने पे सपोज 12% लगता होगा, बट उस बैग का जो लेदर परचेस करते हो तो बैग का लेदर पे अगर 18% लगता है तो मेरा इनपुट 18% से टैक्स रेट पे चार्ज हो रहा है और मेरा आउटपुट 12% से है, तो मेरी आईटीसी कभी भी यूटिलाइज हो ही नहीं पाएगी और मेरे पास हमेशा ही एक्यूमुलेटेड बैलेंस बचा रहेगा। दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट, टैक्स पेड ऑन डीम्ड एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑफ एडवांस रिसीव्ड इफ इनवॉइस नॉट इशूड लेटर। आपने किसी से एडवांस कलेक्ट कर लिया, उसका टैक्स भी पेमेंट कर चुके हो, बट बाद में ये डिक्लेयर हो गया कि वो सामने वाला को सप्लाई ऑफ सर्विस या गुड्स नहीं चाहिए। नेक्स्ट, टैक्स पेड रॉन्गली कलेक्टेड, मतलब आप इंटर का इंटर कर दियो और इंटर का इंटर कर दियो, मतलब वाइस वर्सा, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी के जगह पे आईजीएसटी पे हो गया है, या आईजीएसटी के जगह पे उस तरीके से अगर आपने कुछ कर दिया, हेड वाइज गलतियां कर दी है तो। नेक्स्ट, टैक्स रिफंडेबल ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट, डिक्री, कोड और डायरेक्शन, तो भी आपको रिफंड मिलेगा। टैक्स रिफंडेबल है। टैक्स पेड ऑन प्रोविजनल असेसमेंट, अगर आपके ऊपर प्रोविजनल असेसमेंट हो रहा है प्रोटेक्टिव बेसिस पे, तो आपने जो टैक्स पे किया है फाइनल असेसमेंट के बाद उसका रिफंड मिल जाएगा। रिफंड ऑफ टैक्स टू यूनियन बॉडीज, यूनाइटेड नेशन की बॉडीज, एम्बेसीज ऑन परचेस, उनको एक स्पेशल कैटेगरी मिला था जिसमें उनको यूआईएन तरीके से रजिस्टर कराना, उनको जीएसटी नंबर नहीं मिलता। रिफंड ऑफ एडवांस टैक्स, सीटीपी, एनआरटीपी आफ्टर फाइनल रिटर्न। रिफंड ऑफ टैक्स ऑन एक्सेस पेमेंट, ज़्यादा पे कर दो तो आपको रिफंड मिल जाएगा। अभी देखो ऊपर में ना कहीं कहीं जगह पे स्टार लगा हुआ है, स्टार कहाँ कहाँ पे, 1 में है, 2 में है, 3 में नहीं है, और 4 में है, 5 में और 6 में। ये स्टार का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 2 मैंडेटरी कंडीशन होती है रिफंड की, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए प्लस अलॉन्ग विद दैट देखो डिक्लेरेशन भी लगेगा कि अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं है, और अगर आपका जो केस है उसमें रिफंड 2 लाख से ऊपर का इन्वॉल्व है तो वहाँ पे सीए और सीएमए सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो ये 2 कंडीशन, अनजस्ट एनरिचमेंट अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन या तो फिर सीए सीएमए सर्टिफिकेट इज नॉट एप्लीकेबल टू स्टार पॉइंट। स्टार पॉइंट कौन से हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो गई चीज़ें, एक्सपोर्ट प्लस आपका ये इन्वर्टेड ड्यूटी आईडीएस, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, फिर बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, आप अपना कैश पेमेंट को रिफंड करा रहे हो, ठीक है। रिफंड ऑफ एडवांस रिसीव्ड और टैक्स पेड रॉन्गली इंटर, ये 5 केसेस ऐसे रहेंगे जहां पे आपका अनजस्ट एनरिचमेंट एंड अलोंग विद इट इसके डिक्लेरेशन एंड अलोंग विद इट सीए सर्टिफिकेट, सीएमए सर्टिफिकेट 2 लाख के ऊपर वाला, वो इन 5 पॉइंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। वहां पे स्टार लगा दिया गया है और स्टार का मीनिंग नीचे दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एंड डिक्लेरेशन एंड सीए सर्टिफिकेट मोर देन 2 लाख नॉट एप्लीकेबल टू ऑल दोज 5 पॉइंट्स, ठीक है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट में, बताइए ऐसा कौन से केसेस है जहां पे अनजस्ट एनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट इज कॉमन पॉइंट्स फॉर रिफंड। रिफंड के लिए कॉमन पॉइंट्स क्या क्या रहने वाले हैं। मिनिमम रिफंड अमाउंट आपका 1000 होना चाहिए पर हेड, और पर हेड का मतलब होता है पर सीजीएसटी एंड पर एसजीएसटी, बट ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है बैलेंस इन कैश लेजर के बारे में, ठीक है ना। एप्लीकेशन शैल बी accompanied by documentary evidence to establish refund is due, इसकी बात हो गई थी अभी। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू प्रूव नो अनजस्ट एनरिचमेंट, यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें हो चुकी हैं। अगर आपका रिफंड 2 लाख से ऊपर रहेगा तो 2 लाख के अंदर रहेगा तो डिक्लेरेशन चलेगा सेल्फ सर्टिफाइड खुद का सर्टिफिकेशन में, बट अगर 2 लाख से ऊपर जाएगा तो सर्टिफिकेट फ्रॉम सीए और सीएमए दैट नो अनजस्ट एनरिचमेंट इज देयर, ये रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोसेस दिया हुआ है रिफंड का। रिफंड का प्रोसेस क्या है कि रिफंड अगर अलाउड है, जो ऊपर केसेस डिस्कस थे उसके अंदर अगर आपका केस आ रहा है तो आपको विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम रेलेवेंट डेट की टेबल आपको नीचे नोट्स में मिल जाएगी, 2 ईयर के अंदर जीएसटी पोर्टल में जाके अप्लाई करना है RFD 01 में, ठीक है। RFD 01 में जैसे आप अप्लाई करोगे तो अगर कैश लेजर का रिफंड ले रहे हो तो एक्नॉलेजमेंट तुरंत जनरेट हो जाएगा, बट अगर कोई और केस होगा तो प्रॉपर ऑफिसर के पास एप्लीकेशन जाएगा, तुरंत एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा। वो क्या करेगा, 15 दिन के अंदर चीज़ों को स्क्रूटनाइज करेगा और सारी चीज़ें उसको कंप्लीट लगेगी तो एक्नॉलेजमेंट देगा, और अगर नहीं लगेगी तो आपको कम्युनिकेट करेगा विद रीजंस रिकॉर्डेड, और उसको बाद आपको फिर न्यू रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा अगर डेफिशिएंसी रहेगी तो। बट अगर एक्नॉलेजमेंट आ गया तो, और केस अगर आपका कौन सा रहा, 0 रेटेड सप्लाई वाला केस रहा, 0 रेटेड सप्लाई वाला केस रहेगा तो 7 डेज के अंदर आपको 90% अमाउंट प्रोविजनली मिल जाएगा रिफंड के तरीके से। और 10% कब मिलेगा,
आफ्टर वेरिफिकेशन। और हर केस आपका एक्सपोर्ट का नहीं रहेगा, तो फिर आपको बाकी नीचे जाना है, ठीक है। या तो फिर वो क्या कर सकता है, ऑर्डर ऑफ रिफंड रिजेक्शन कंज्यूमर वेलफेयर फंड वो दे सकता है विद इन 60 डेज ऑफ एप्लीकेशन। अगर पीओ सेटिस्फाइड है दैट द अमाउंट रिटर्नेबल इज पेएबल टू एप्लीकेंट तो वो दे देगा। इफ अमाउंट रिफंडेबल है बट उसको एप्लीकेंट को पेएबल नहीं है तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा। शो कोस्ट नोटिस मिलेगी टू एप्लीकेंट इन केस ऑफ रिजेक्शन, ठीक है, कि बताइए क्यों ना आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाए, तो 15 डेज के अंदर उसका रिप्लाई आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको OBH मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। विथ होल्डिंग ऑफ रिफंड क्लेम सब्सिक्वेंटली 6% इंटरेस्ट। अगर चाहे ऑफिसर तो आपका रिफंड क्लेम को विथ होल्ड भी कर सकता है कि मैं अभी नहीं दे रहा हूँ बाद में दूंगा, फिर वो रीजंस को रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में, बट यहाँ पे पार्टी को 6% पर एनम का इंटरेस्ट भी मिल रहा होगा, ठीक है। ये आपका ऊपर ऊपर एक रिफंड प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट, अब इसके नोट्स, बाकी अभी बहुत सारी चीजें आपको भी भागना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइल एप्लीकेशन RFD 01 इन केसेस अदर देन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल इज डीम्ड एप्लीकेशन कब, जब आप वहां पे टैक्स पे कर लेते हो तब। इन केस ऑफ रिफंड ऑफ कैश लेजर RP कैन क्लेम इन GSTR 3, 4 और 7, यहाँ पे भी क्लेम कर सकता है, ठीक है। नोट नंबर 2, फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम कौन फाइल करेगा, डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में या तो सप्लायर या तो रिसिपिएंट, इफ रिसिपिएंट डज नॉट क्लेम ITC, ठीक। सप्लाई टू SEZ और डेवलपर, सप्लायर ऑफ गुड्स आफ्टर SEZ डेवलपर एक्सेप्ट द गुड्स इन फुल। एंड CTP NRTP के केस में जब उनका लास्ट फाइनल रिटर्न हो जाएगा तब उस केस में फाइल करेंगे, ठीक है। टाइम लिमिट जो दिया हुआ था, रेलेवेंट डेट की बात की थी, तो अलग अलग केसेस की रेलेवेंट डेट अलग अलग है। 2 ईयर्स कहाँ से गिनना है, अगर एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया की बात हो रही है गुड्स, ठीक है, ये है आपका गुड्स। गुड्स के केस में सी और एयर, तो जिस दिन शिप इंडिया से बाहर जाएगा। लैंड के केस में गुड्स पास फ्रंटियर, बॉर्डर का जो फ्रंटियर होता है वो क्रॉस कर जाए। पोस्ट के केस में डिस्पैच बाय पोस्ट ऑफिस। अब अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस रहेगा तो रिसीप्ट ऑफ पेमेंट है, अगर सप्लाई बिफोर रिसीप्ट ऑफ पेमेंट हुआ तो, या तो फिर पेमेंट बिफोर है इनवॉइस, तो इनवॉइस आपका मतलब जो बाद वाली डेट है वो उसको पकड़ के चलोगे। डीम्ड एक्सपोर्ट की बात होगी तो रिटर्न रिलेटिंग टू डीम्ड एक्सपोर्ट इज फर्निश्ड, ठीक। रिफंड ड्यू टू एनी ऑर्डर जजमेंट, तो जिस दिन आपको डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर जो आपको कम्युनिकेट कर दिया जा रहा है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन ऑफ 39, ये आपका कौन सा रिटर्न है, 3B। जिस रिटर्न की बात कर रहे हो क्लेम में, जिस रिटर्न की उस महीने का, उस पीरियड का 3B जिस तारीख को फाइल हुआ था, ठीक है, ड्यू डेट से बात होगी, वहां से लेके 2 साल तक का समय मिल जाएगा, 2 ईयर्स। प्रोविजनल पेमेंट, डेट ऑफ एडजस्टमेंट इन फाइनल ऑर्डर से लेके 2 साल तक का समय रहेगा। अदर देन सप्लायर, ठीक है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एनी अदर केस डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, तो मोस्टली 2 ईयर्स आपको इन डेट से गिन के चलनी है। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या क्या लगने वाले हैं हर केस में, अगर जजमेंट डिक्री रहेगा तो कोर्ट का ऑर्डर लग जाएगा। अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज रहोगे तो मेनली आपको इनवॉइस और पेमेंट का जो भी रिसीट है वो रहेगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में a statement containing number and date of shipping bills and bill of export and the number and relevant date of export invoices, ठीक है। supply of goods is made to SEZ unit, तो statement containing number and date of invoices देने हैं यहाँ पे। deemed export के केस में आपको acknowledgement by jurisdictional tax officer of the advance authorization holder उससे लेके चलना पड़ेगा। रिफंड ऑफ एनी अनयूटिलाइज ITC accumulated on account of inverted IDS की बात कर रहा है ये। अ स्टेटमेंट कंटेनिंग नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइसेस रिसीव्ड एंड इशू ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड, स्टेटमेंट मांग रहा है, एक्सेल शीट बना के मांगेगा आपसे स्टेटमेंट के फॉर्म में, पूरे इनवॉइस नहीं मांग रहा है, ठीक है। फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट के केस में रेफरेंस नंबर चाहिए उसको फाइनल असेसमेंट ऑर्डर का एंड अ कॉपी ऑफ द सेड ऑर्डर। टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड टू द गवर्नमेंट, स्टेटमेंट शोइंग द डिटेल्स ऑफ transactions considered as interstate supply but which subsequently held to be interstate supply, ठीक। अब ये डॉक्यूमेंट्स वाली बात हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिफंड के केस में कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल रिफंड। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल रिफंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। अभी तक का जितना भी एरिया था उसको आप 1-2 बार पढ़ के छोड़ सकते हो, बट ये वाला एरिया आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट सप्लाई टू SEZ एंड डेवलपर, 2 एरिया, इसके अंदर भी 2 चीजें सबसे मेन रहेगी, एक रहेगा एक्सपोर्ट एंड दूसरा रहेगा IDS का कैलकुलेशन। तो एक्सपोर्ट और सप्लाई टू SEZ डेवलपर ऑन पेमेंट ऑफ IGST। सबसे पहला केस, इसके अंदर देखो 3 केस है। पहला केस क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड टैक्स पेड, तो नो नीड टू फाइल रिफंड एप्लीकेशन, शिपिंग बिल एंड बिल ऑफ एक्सपोर्ट शैल बी कंसिडर्ड एज रिफंड एप्लीकेशन। आपका जो शिपिंग बिल रहेगा वही कंसिडर किया जाएगा कि वो आपका रिफंड एप्लीकेशन हो।
दूसरा केस है डीम्ड एक्सपोर्ट रूल 4989(4)(a). डीम्ड एक्सपोर्ट पहले भी पढ़े थे क्या था, दिस इज नॉट अ रियल एक्सपोर्ट सो बॉन्ड और एल्यूटी ऑप्शन नॉट अवेलेबल, चुपचाप से अपना टैक्स पटाओ, पे टैक्स एंड क्लेम रिफंड ऑफ द टैक्स। रिफंड ऑफ द टैक्स कैन बी टेकन बाय या तो रिसिपिएंट या तो सप्लायर, अगर रिसिपिएंट ने आईटीसी अवेल नहीं किया होगा तो दोनों में से एक ही व्यक्ति ले सकता है। अब इंपॉर्टेंट केस नंबर सी, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन केस ऑफ ZRS जीरो रेटेड सप्लाई अंडर बॉन्ड और एल्यूटी 89(4). ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों में भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही वाला केस है। अब देखिएगा इसका एग्जांपल, एक राहुल है, राहुल ने परचेस किया 1 लाख का प्लस उसका 18,000 टैक्स पे किया, तो ये आपकी आईटीसी हो गई। अब नेक्स्ट जब वो एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करेगा तो एक्सपोर्ट के समय एक्सपोर्ट कर रहा है वो 2 लाख में, तो उसके ऊपर टैक्स कितना 36,000 आएगा। बट बिकॉज यहाँ पे बॉन्ड और एल्यूटी है तो दिस 36,000 इज नॉट पेबल, तो ये व्यक्ति चाहेगा कि 18,000 का मैं रिफंड ले लूं। बट रियल लाइफ में ट्रांजैक्शन खाली एक नहीं होता, मिक्स्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं। मतलब एक ही सप्लायर इंडिया में भी सेल कर रहा होगा, लोकल भी सेल कर रहा होगा, 50 टाइप के आइटम में भी डील कर रहा होगा, साथ में एक्सपोर्ट भी कर रहा होगा, तो सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर इस टाइप का सिंगल ट्रांजैक्शन तो सीधा सीधा 18,000 का रिफंड क्लेम हो सके, तो देयरफॉर रूल 89(4) आपको सजेस्ट करता है कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रोपोर्शनेट तरीके से। But in practical life, registered person is also involved in other supply as well. So ITC available to him is mix ITC उसको available है, therefore we need to proportionate the ITC as per rule 89(4). अपने को ITC को proportionate करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिफंड अमाउंट 89(4) के हिसाब से क्या रहने वाला है, ऊपर देखिएगा ऊपर। अब देखिए यहाँ पे 4 चीजें हैं। फर्स्ट आपका ये है नेट ITC, दूसरा टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड तीसरा जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये भी आपका ZRS ही है, सर्विस। नीचे आ गया एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ठीक है, ये आपका फोर्थ ले लीजिए। ये चारों चीजें नीचे आपको एक्सप्लेन करके मिलेंगी, अलॉन्ग विद अपन एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा आप। सपोज राहुल सेल्स गुड्स लोकली एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट। क्वेश्चन सर पहले क्यों दे के रखा है, क्वेश्चन इसलिए पहले दे के रखा है, एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप पढ़ेंगे बाजू में सॉल्व करते जाएंगे। राहुल सेल्स गुड्स लोकली एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ IGST ड्यूरिंग दैट पीरियड, ITC कितना अवेलेबल है 1 लाख, ठीक है, ये क्लियर है। गुड्स सप्लाइड इन लोकल मार्केट 1,80,000, तो ये हमारे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का पार्ट बनेगा। गुड्स एक्सपोर्टेड बाहर गया है, ये टर्नओवर ऑफ ZRS का पार्ट भी बनेगा प्लस AATO का पार्ट भी बनेगा, दोनों चीजों का पार्ट बनेगा। डोमेस्टिक वैल्यू 2 लाख का क्या करना है ये अपन नीचे आके देखेंगे। सर्विस एक्सपोर्टेड इन द करेंट ईयर बट पेमेंट रिसीव्ड लास्ट ईयर, ठीक है। सर्विस एडवांस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट कंप्लीटेड, ओके। सर्विस पेमेंट रिसीव्ड फॉर एक्सपोर्ट, ओके। सर्विसेज प्रोवाइडेड इन लोकल मार्केट ऑल्सो सर, ओके। तो ये आपका ATTO का पार्ट बनेगा, बाकी 3 आपके ATTO प्लस जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस का पार्ट बनेगा। सबसे पहले आपकी नेट ITC यानी ITC ऑन गुड्स और सर्विस आपको लेना है, बट कैपिटल गुड्स का आपको अलाउड नहीं है, ब्लॉक क्रेडिट आपको अलाउड नहीं है, तो लाल करके काट दिया मैंने वो चीज़ें जो आपके अलाउड नहीं रहेगी। वैसे इंस्टीट्यूट इतना माहौल लेवल का कैलकुलेशन आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, बट स्टिल आपको इसको पढ़ के जाना, अगर गलती से पूछ लिया तो अपन बताने की पोजीशन में रहेंगे, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, ब्लॉक क्रेडिट नॉट अलाउड। अगर रजिस्टर्ड व्यक्ति ने अवेल किया है बेनिफिट ऑफ रिफंड, ठीक है, रिफंड कौन सा वाला 89(4)(a) एंड 4(b), दिस इज डीम्ड एक्सपोर्ट वाला, तो इसको यहां से तो हटाना ही है, बट हर जगह से हटाना है। इस पूरे कैलकुलेशन में जितने भी क्राइटेरिया थे सबसे हटाना है। ITC ऑफ सेम शैल बी इग्नोर्ड, ओके। ITC ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विस यूज्ड इन एग्जेम्प्ट सप्लाई, ये भी हटेगा, अदर देन ZRS, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा इतना। नेक्स्ट, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। अब इसके अंदर 2 पॉइंट्स हो गए, फॉर बॉन्ड और LUT केस वैल्यू ऑफ ZRS मेड ड्यूरिंग द पीरियड, और 1.5 टाइम द डोमेस्टिक वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स विच एवर, डाउन एरो का मतलब रहेगा लोअर। और यही अगर टैक्स पेड वाला केस रहेगा तो उस केस में FOB वैल्यू इन शिपिंग विल
और वैल्यू इन इनवॉइस दोनों में से जो भी आपका लोअर वाला रहेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। मतलब आप यहाँ पे इन्फ्लेट ना कर दो चीज़ें, इन्फ्लेट करके आप ज़्यादा बेनिफिट क्लेम कर सकते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने लोअर वैल्यू को पकड़ के लेके चले हैं। इफ आरपी अवेल रिफंड अंडर 4A एंड 4B टर्नओवर ऑफ सेम शेल नॉट बी कंसिडर्ड, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। अब चलिए एक एक करके स्टेप सॉल्व करते हैं। अब ऊपर वाले केस में देखिए रिफंड आईटीसी का तो 1 लाख दिया हुआ है, तो यहाँ पे नेट आईटीसी आपका 1 लाख रहेगा। ठीक, नेक्स्ट जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स पकड़ के चलते हैं। तो गुड्स सप्लाइड इन लोकल मार्केट हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ गुड्स एक्सपोर्टेड 2,40,000 है, उसकी डोमेस्टिक वैल्यू 2 लाख है, वो पकड़ के चलनी है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं टर्नओवर ऑफ ZRS जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स इज इक्वल टू लोअर ऑफ 2,40,000 जो बाहर भेजा है आपने ये रहा, और 1.5 टाइम्स एक्स ऑफ 2 लाख विच इज 3 लाख हो जाएगा। तो लोअर वैल्यू कौन सी है 2,40,000 इज इक्वल टू एक्सेप्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर अगर 1.5 टाइम्स वाली वैल्यू से 2 लाख होती तो हर जगह वो क्या रेट से कंसिडर होता, हर जगह वो 2 लाख वाले अमाउंट से कंसिडर होता। ठीक, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर एग्रीगेट पेमेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द पीरियड फॉर ZRS प्लस ZRS कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड जिसका पेमेंट पहले रिसीव हुआ होगा माइनस एडवांस रिसीव फॉर ZRS बट उसकी सर्विस को आपने कंप्लीट नहीं किया, उसको आपको काउंट यहाँ पे नहीं करके चलना है। चलिए 3 आइटम ऊपर दी हुई थी 1.5 लाख, 4 लाख और 6 लाख। तो देखिए 4 लाख वाला ऐसा अमाउंट था जहाँ पे नॉट कंप्लीटेड है तो उसको माइनस कर देंगे, तो 1.5 प्लस और ये माइनस। ठीक है, यहाँ पे 1.5 था 6 और यहाँ पे -4 था शायद, हाँ 7.5 -4 इज इक्वल टू 3.5 आपका टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विस निकल गया जी। नेक्स्ट एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी पहले आप ले लोगे, फिर उसमें आप ऐड करो टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विस एज डिटरमाइंड अबाउ, मतलब स्टेप 3, और नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस भी आप इसके अंदर ले लीजिए जो लोकल मार्केट में सेल कर रहे हो। मतलब इसमें तो सारी चीजें लेनी है अपने को। अब देखिए नीचे क्या क्या इसके अंदर नहीं आएगा, जो टैक्स वाला पोर्शन है जीएसटी का वो नहीं आएगा, इनवर्ट सप्लाई जिसमें आरसीएम लगता है वो नहीं आएगा, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई को इसके अंदर मत लीजिए, जीरो रेटेड सप्लाई लेना है, टर्नओवर सप्लाई डीम्ड एक्सपोर्ट वाला नहीं लेना है, वो तो मैंने पहले बोल दिया था कहीं पे भी नहीं आएगा। तो अपने वाले क्वेश्चन में अगर एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर निकालना हो तो गुड्स सप्लाइड इन लोकल मार्केट, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, चलो 180, गुड्स एक्सपोर्टेड अपने को 240 की वैल्यू हमने एक्सेप्ट की थी तो हम वो ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें इनका जो समेशन आया था पहले वाले का तो वो लेना है। समेशन क्या आया था यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे 3.5 लाख इसको लेना है, और सर्विसेज प्रोवाइडेड इन लोकल मार्केट ये रहा लोकल, इसको लेना है। तो AATO में 180 240 हाईलाइट वाला पोर्शन प्लस 240 प्लस 350 प्लस 2 लाख, ये आपका 970 आ रहा है। और 2 लाख, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप रिफंड कैसे निकालोगे, रिफंड इज इक्वल टू पहले आप ले लो नेट आईटीसी 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 और 3, 2,40,000, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स 2,40,000 है, एंड द सेम इन केस ऑफ सर्विसेज 3,50,000 है, और डिनोमिनेटर 9,70,000 आएगा। ये आपका रिफंड हो गया। तो 1 लाख इंटू ऊपर में 590 और नीचे 970, 1 लाख इंटू 59 डिवाइडेड बाय 97, 60825 मान लो अप्रोक्सीमेट।
608225, इसका आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेगा एग्जाम में करके आने का। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट्स फील हो रहा होगा आप कमेंट में डाल के पूछ लीजिएगा। क्लैरिफिकेशन, यहाँ पे एक सर्कुलर निकला था, सर्कुलर क्लैरिफिकेशन ऑन गुड्स टेकन आउटसाइड इंडिया फॉर एग्जीबिशन और सेल ऑन अप्रूवल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान क्या देना है, इमीडिएटली नो रिफंड एज इट इज नॉट सप्लाई, रिफंड कैन बी क्लेम्ड इफ आइटम सोल्ड विद इन 6 मंथ। ये केस कौन सा है, जहाँ पे भी आप चीज़ों को इंडिया के बाहर लेके जा रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीबिशन, एग्जीबिशन के पर्पस से या सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के पर्पस से आप चीज़ों को इंडिया के बाहर लेके जा रहे हो। तो गवर्नमेंट ये बोल रही है जब आप इसको लेके जा रहे हो बाहर, तो उस केस में ये तो सप्लाई है नहीं, तो यहाँ पे रिफंड रिफंड की बात मत करो। लेकिन जिस दिन वहां जाके सामान को या तो बेच देते हो या तो नहीं बेचते, सामान बाहर पड़ा हुआ है इंडिया के बाहर, तो 6 महीना कंप्लीट होता है। तो इन दोनों केसेस में आपको इनवॉइस इशू करना है। इनवॉइस इशू होने के बाद आप चीज़ों को मतलब टैक्स पे करके रिफंड क्लेम कर सकते हो। बट अगर चीज़ें इंडिया में वापस आ जाती है विद इन 6 मंथ्स, तो सप्लाई हुआ ही नहीं, तो एक्सपोर्ट नहीं हुआ, तो रिफंड की बात भी नहीं होनी चाहिए। दिस इज क्लैरिफिकेशन। ठीक है, तो विद दैट अपना एक अच्छा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। एक्सपोर्ट वाला मेन पार्ट था। सेकंड मेन पार्ट रहेगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अगेन एक समय आ गया है कि जहाँ पे आपको वीडियो को पॉज कर लेना चाहिए और यहाँ तक का रिवाइज कर लेना चाहिए। मेनली आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला पूरा दिमाग में बैठा दीजिए, पॉज करिए वीडियो को वापस से, फिर उसके बाद आइडियाज चालू करना है अपने को। तो अगर आपने रिवाइज कर लिया होगा एक्सपोर्ट से रिलेटेड रिफंड का कैलकुलेशन, लेट्स मूव ऑन टू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड एंड द रूल इज 89.5। तो एक्सपोर्ट वाला 89.4 था, डीम्ड एक्सपोर्ट वाला 89.4A5 था। ठीक है, तो टैक्स रेट ऑन इनपुट अगर आपका 18% है एग्जाम्पल के तौर पे, इट मीन्स केस क्या रहेगा कि इनपुट्स पे जब टैक्स पे करो इट इज मोर देन द टैक्स पेड ऑन परसेंटेज ऑफ टैक्स पेड ऑन आउटपुट। तो इस केस में हमेशा ही एक एक्यूमुलेशन बना रहेगा, एक्यूमुलेशन बना रहेगा और आईटीसी का बैलेंस हमेशा ही अप जाते रहेगा। तो इस केस में रिफंड अलाउड है। और इसके ऊपर ये दोनों केसेस के पहले एक्सपोर्ट वाला और ये वाला दोनों के ऊपर अनजस्ट एनरिचमेंट अप्लाई नहीं होता है। तो रिफंड नॉट अलाउड टू दो केस में, सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस अंडर शेड्यूल 3 एंड रेल लोकोमोटिव जहां पे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाहर से आ रहा हो। एलिजिबल रिफंड ऑफ आईटीसी कैलकुलेशन वेरी इजी है इस केस में। यहाँ पे देखिएगा आउटपुट सप्लाई ऑफ बैग 12% से 1 करोड़, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ बैग 18% और परचेस ऑफ आइटम ए 18% यहाँ पे, एंड परचेस ऑफ आइटम बी रेट भी 5% ऐसा करके दिया हुआ है। तो ये आपका आउटपुट टैक्स हो गया। ठीक, एंड परचेस ऑफ आइटम ए, परचेस ऑफ आइटम बी, ये आपको क्या देता है, आपको आईटीसी देता है। इनपुट सर्विस टेकन फॉर प्रोडक्शन 5%, 10 लाख पे आपने अमाउंट से ली थी तो इसका आईटीसी 5% मिलेगा। कैपिटल गुड्स का आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। आईटीसी के केस में कैपिटल गुड्स के आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो रिफंड का जो फॉर्मूला रहेगा वो देखिए, टर्नओवर ऑफ आईडीएस, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला पार्ट का टर्नओवर कहाँ पे, ऊपर देखिए ये आपका 1 करोड़ है। ठीक, नेक्स्ट एडजस्टेड टोटल टर्नओवर पढ़ेंगे अभी अपन नीचे कि क्या होता है। नेट आईटीसी, नेट आईटीसी का कैलकुलेशन भी अपन देखेंगे। टैक्स पेएबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई, तो इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई 1 करोड़ का है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 12% का टैक्स लिखा हुआ है, तो ये आपका 12% पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे समझ लेते हैं। नेट आईटीसी सेम रहेगा जो अभी अपन पढ़े थे। नेट आईटीसी के अंदर आईटीसी ऑन ऑल गुड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ टैक्स रेट। ठीक है, आईटीसी ऑन सर्विस इसमें नहीं लेना है, कैपिटल गुड्स नहीं लेना है, ब्लॉक क्रेडिट नहीं लेना है, 4A4B वाला डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं लेना है, आईटीसी ऑन इनपुट आईएएस यूज्ड इन एग्जाम्प्ट सप्लाई नहीं लेना है। एडजस्टेड टर्नओवर के अंदर टर्नओवर इन स्टेट यूनियन टेरिटरी एक्सक्लूडिंग टर्नओवर ऑफ सर्विसेज, अगर क्वेश्चन कॉम्बो का रहेगा तो टर्नओवर ऑफ जेडआरएस ऑफ सर्विस एज डिटरमाइंड अबाउ को ले लीजिए, नॉन जेडआरएस ऑफ सर्विस को ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट फिर पहले वाली जैसे चीज़ें हो गई, टैक्स अंडर जीएसटी नहीं लेना, इनवर्ट सप्लाई अंडर आरसीएम नहीं लेना, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई अदर देन जेडआरएस नहीं लेना है, टर्नओवर 4A4B का नहीं लेना है। तो ऊपर कैलकुलेशन कैसे होगी वो देखते हैं एक बार पूरा। ठीक, तो टर्नओवर आपका क्या क्या रहेगा, एटीटीओ कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल टू आपका 1 करोड़ 25 लाख, दैट्स इट।
तो ये आपका 1,25,00,000 का ATTO आ गया। ठीक है, टर्नओवर ऑफ IDS, वो फर्स्ट पॉइंट जो अपन ने हाईलाइट किया था वो आपका 1,00,000 वाला, 1 करोड़ वाला हो जाएगा। ठीक, ATTO निकल गया। नेट ITC भी अपने पास अवेलेबल है नहीं, तो नेट ITC निकाल लेते हैं। नेट ITC इज इक्वल टू परचेस ऑफ आइटम ए 80,00,000, फिर परचेस ऑफ आइटम बी 20,00,000। ठीक है, ये आपका नेट ITC रहेगा। नीचे आ जाइए, नेट ITC और सर्विस यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये आपका हाईलाइटिंग पॉइंट है। ITC और सर्विस कंसिडर नहीं करना है, कैपिटल गुड्स को कंसिडर नहीं करना है। तो नेट ITC मीन्स 80,00,000 इंटू 18% प्लस ये वाला 20,00,000 प्लस ये वाला 5%। ओनली गुड्स। तो ये मेरा आंसर आ रहा है 15,40,000 आ रहा है इसमें नेट ITC। ठीक है, तो रिफंड कैसे निकलेगा? रिफंड अंडर 89,5 इज इक्वल टू नेट ITC 15,40 इंटू IDS का टर्नओवर 1 करोड़ डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टर्नओवर 1,25,00,000। ये आपका आता, लेकिन जितना आपको टैक्स पटाना है किसके ऊपर, IDS के ऊपर 12% से पटाना है, तो 1 करोड़ का 12% 12,00,000। ठीक है, तो 1540 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125 माइनस 12,00,000, तो मेरा आंसर यहाँ पे 32,000 आ रहा है। इस तरीके से आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में कैलकुलेशन होता है। फॉर्मूला देख लीजिए, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर देख लीजिए और नेट ITC देख लीजिए, और यहाँ पे जो सेकंड पार्ट रहेगा टैक्स ऑन IDS जो गवर्नमेंट को पे करना है उसको हटा दीजिए, बाकी का आपका रिफंड आ जाएगा बचा हुआ। ठीक है, तो आपने सिर्फ प्योर प्रोपोर्शनेट कर दिया है इसको। अच्छा सिंपल फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूला को साइड बाय साइड करिएगा। एक्सपोर्ट वाला अलग था, वहाँ पे टर्नओवर ऑफ ZRS गुड्स प्लस ZRS सर्विस अपॉन ATO, ठीक है, इनटू नेट ITC करते थे। यहाँ पे माइनस वाला पोर्शन भी है। दोनों को प्रैक्टिस करने के बाद 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके स्टडी मैट में भी 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक, विद दैट अपना कैलकुलेशन वाला पार्ट ओवर हो चुका। तो रिफंड अब एंड होने आ गया, रिफंड का रिवीजन। अब देखिए मैक्सिमम रिफंड की अगर आप बात करोगे तो अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर 89.4 जो आपने अभी कैलकुलेट किया वो, या तो फिर जो आपका टैक्स पीरियड है उसके एंड पे आपका क्रेडिट लेजर का बैलेंस वो, और थर्ड रहेगा क्रेडिट लेजर का बैलेंस एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। तीनों में से जो भी लोअर अमाउंट रहेगा दैट विल बी और मैक्सिमम रिफंड अमाउंट, क्योंकि अगर उसके बाद आपने उसको खाली कर दिया है, रिफंड मांगने के पहले अगर कहीं और यूटिलाइज कर दिया है तो उतना आपको रोकना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये सारे केसेस हो गए। इसके बाद रिफंड टू यूनाइटेड नेशन बॉडी एम्बेसी, इन लोग क्या करते हैं, इन लोग बाहर वाले रेस्पेक्टेड लोग हैं, इनसे आप टैक्स चार्ज नहीं कर सकते हो, बट जब वो मार्केट में घूमते घूमते चीज़ें परचेज करते हैं उस समय वो क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं, जिसका रिफंड गवर्नमेंट उनको UIN नंबर के थ्रू देती है। ये वो वाला केस है। तो यूनाइटेड नेशन अदर बॉडीज कैन क्लेम रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑफ परचेज बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ क्वार्टर इन विच सप्लाई रिसीव्ड। जब उन्होंने परचेस किया होगा उसका एक क्वार्टर ले लो, ठीक है, क्वार्टर के एंड से 2 साल एक्स्ट्रा उसको उतना मैक्सिमम टाइम फ्रेम मिलेगा, बट रिफंड के लिए उतना वेट क्यों ही करेगा कोई। ठीक है, तो कंडीशंस क्या क्या, इनवर्ट सप्लाई आपकी रजिस्टर्ड व्यक्ति से होनी चाहिए एंड नेम एंड GST नंबर UIN शैल बी मेंशन इन द इनवॉइस। ठीक, नेक्स्ट refund of IGST paid on supply of goods to tourists leaving India, section 15 of IGST, सेक्शन 15 ऑफ IGST एक्ट। ठीक है, सेक्शन 15 ऑफ IGST एक्ट अलाउ करता है कि कोई भी टूरिस्ट इंडिया से बाहर जा रहा हो और यहाँ से उसने कुछ भी परचेस किया रहेगा तो उसका IGST का रिफंड उसको दे दे। ये बाहर भी आप जब टूरिज्म में जाओगे, बैंकॉक वगैरह या दुबई वगैरह जाओगे, तो वहाँ पे भी एयरपोर्ट पे टर्मिनल्स होते हैं, वहाँ पे अगर आपने कोई वैट वगैरह पटाया होगा, वहाँ पे GST का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे वैल्यू एडेड टैक्स का कॉन्सेप्ट है जो पहले इंडिया में हुआ करता था। तो वो लोग टूरिस्ट को जो अपने इंडिया से जाते हैं घूमने,
उनको रिफंड दे देते। सिमिलरली इंडिया वाले भी प्रपोज करके रखे हैं लॉ में कि रिफंड दे दो टूरिस्ट को आईजीएसटी का। तो अब ये जो रिफंड है ये किसको मिलेगा? टूरिस्ट का मतलब है नॉट नॉर्मली रेसिडेंट इन इंडिया ऐसा व्यक्ति, और दूसरा वो इंडिया में 6 महीने या उससे कम वाले पीरियड के लिए बैठा हो, घूमने वगैरह के लेजिटिमेट नॉन एमिग्रेंट पर्पस के लिए वो बैठा हो, ये होगा टूरिस्ट, इसको रिफंड मिल जाएगा। बट अभी तक गवर्नमेंट ने एज सच कोई रूल्स नोटिफाई नहीं किए जो मैं आपको बता पाऊँ कि हाँ यार इस तरीके का प्रोसेस है। तो जब फ्यूचर में आएगा तब डिस्कस कर लेंगे। अभी एक्स्ट्रा कोई रूल्स इसमें नोटिफाई नहीं है कि किस तरीके से रिफंड मिलेगा। अब इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड, कभी कभी आपका रिफंड डिले हो जाता है, तो रिफंड अगर डिले हुआ है उस केस में आपको 9% और 6% मिलेगा, और मेनली आपको 6% ही मिलने वाला है पर एनम। अब 9% किस केस में मिल रहा है? अगर कोर्ट ऑर्डर के थ्रू आपको चीजें मिल रही हैं रिफंड में, बट उन्होंने 60 डेज तक आपको रिफंड नहीं दिया, उससे बियॉन्ड चलेगा, तो आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कहाँ से मिलेगा? एक्नॉलेजमेंट आया, यहाँ से 60 डेज तक का समय उनको मिलता है रिफंड आपके अकाउंट में आ जाए, इसके बियॉन्ड यहाँ से आपका रिफंड पीरियड चालू होता है। और खत्म कब होगा? पेमेंट की डेट तक। यहाँ तक आपको 6% और 9% का पर एनम का इंटरेस्ट मिल रहा होगा जी। ठीक है, तो ये आपका क्राइटेरिया हुआ। ठीक, विद दैट अपना रिफंड का पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। होपफुली आपको देखो नोट्स में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ इस बार, हर बार आपको नहीं दे रहा हूँ लेकिन इस बार आपको दे रहा हूँ क्योंकि रिफंड और आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट मच डिमांडेड था। काफ़ी लोगों ने कमेंट बताया, नोट्स भी मांग रहे थे, तो यहाँ पे आई एम बीइंग जनरस कि मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक इसका। आप इसको एंजॉय करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, और जितने भी फ्रेंड्स आप शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, उसकी भी हेल्प होगी, मेरी भी हेल्प होगी। विद दैट बाय एवरीवन। बाकी अपन जितने भी कॉमन टॉपिक्स बच रहे हैं उसका रिविजन डे बाय डे फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।